हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक को। पहला हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इन दो टॉपिक के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोज़ बनाए इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार जाएँ, उस लिंक को ओपन करें और देखें, तो आपको बड़ा ही बेहतर और क्लियरली समझ में आएगा। एकदम टू द पॉइंट कह सकते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होता है। तो अभी देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला पॉइंट, जो कि है कंजर्वेटिव फोर्सेस एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस टॉपिक को पहला टॉपिक है जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसे फिर से यहाँ पे हेडिंग के तौर पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम समझाते हैं आपको। देखो, सिंपली अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें, कोई बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। इस पर हमने F फोर्स लगाया, ठीक है ना। एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इस पर हमने F फोर्स लगाया और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज कर लो कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है R डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे एंड ड्यू टू अप्लाइंग सम फोर्स उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इसका सेंस यह है कि वहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, हमने एक फोर्स लगाया F और इस अप्लाइंग फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि वर्क डन जितना होगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। ठीक है, इसके पहले भी आपने पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने बताया है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने बताया था आपको कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, या फिर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो वर्क डन होगा नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। हमने दो चीज़ें आपको बताया है पिछले वीडियो में। एक बताया था हमने काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर वर्क डन होगा, या दूसरा हमने बताया था कि नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क डन होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने फोर्स F अप्लाई किया, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और हमें निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dr। ठीक है, सोच कर लो, ये जो बॉडी है, ये बॉडी बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करती है dr ऑन अप्लाइंग फोर्स F। अगर हमने फोर्स F लगाया और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो कह सकते हो वर्क डन भी बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन भी बहुत कम होगा। यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एलिमेंट्री डिस्टेंस को लेकर के वर्क डन निकाल रहे हैं। तो कह सकते हो हियर फोर्स, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं dw विल बी इक्वल्स टू, फॉर ऐसे लिखते हैं, इन एन इंस्टेंट टाइम dt, in an instant time dt, dr will be the displacement, then यहाँ पे लिखते हैं then dw इक्वल टू मिल जाएगा F इंटू dr। ठीक है ना, यहाँ पे देखो dw बराबर क्या मिल गया, F इंटू dr मिल गया हमें। इस फार्मूले से देखना, इस फार्मूले से अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। सपोज कर लो कि ये इसका x0 पोजीशन है और ये इसका x पोजीशन है। सपोज कर लो बॉडी पे हमने जब फोर्स लगाया था तो बॉडी x0 पोजीशन पे थी, और जैसे हमने फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट करके x0 से x पोजीशन पे आ गई है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि हमें अगर टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। और लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, x0 से लेकर x तक। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, देखो क्या मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट भी लिख लेते हैं, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू x0 से लेकर x तक। ठीक है, सो वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, dw को इंटीग्रेट करने पर w मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ F इंटू dr x0 से लेकर x तक। ठीक है, ये हमें मिलेगा टोटल वर्क डन। और हम जानते हैं कि वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि उतनी ही वर्क डन होगी जितना कि एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। या तो ऐसे भी कह सकते हो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा।
तो हम चाहें तो इसके जगह पर यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो u है, u x जो होगा इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी आर फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले इक्वेशन से एक और रिलेशनशिप यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा हमें F इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी आर। सभी को क्लियर होगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी आर मिल गया। और हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू जो है वो माइनस डी यू के बराबर होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो जो माइनस डी यू बाई डी एक्स है इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो वेयर माइनस डी यू बाई डी आर, यहाँ पे आर है, सॉरी यहाँ पे एक्स लिख दिया हूँ। ये क्या है? ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो आपने देखा कि जो वर्क डन है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इसके नेगेटिव साइन के बराबर होगा, इसलिए हमने इसके जगह पर माइनस डी यू लिख लिया है अपॉन डी आर है, डी आर लिख लिया। यानी कि जो फोर्स है, फोर्स नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर आया है, जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। ठीक है, इसकी हेल्प से देखो और भी कुछ चीज़ें हम फाइंड करते हैं, तब तक आप इसे नोट करें उसके लिए, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। चलो यहाँ पे थोड़ा जगह है, यहाँ पे कुछ बताते हैं आपको। अगर सपोज कर लो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसे मान लेते हैं हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। कोई पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया आर, ये पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो एनर्जी है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तीन पार्ट में डिवाइडेड होगी। कुछ एनर्जी एक्स के अलॉन्ग एसोसिएट होगी, कुछ एनर्जी वाई के अलॉन्ग एसोसिएट होगी और कुछ एनर्जी जेड के अलॉन्ग एसोसिएट होगी। ठीक है, तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे रब करता हूँ, फिर इधर इसका डेरिवेशन कराता हूँ इसे मिटा करके। सो गाइस, अभी जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया था, यहाँ पर हमने बताया कि जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के अलॉन्ग एसोसिएट होगी। सो वी कैन से यहाँ पे हमें मिल जाएगा हियर यू अलॉन्ग आर। ठीक है, पोजिशन वेक्टर जो आर है इसके अलॉन्ग जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इट विल बी इक्वल्स टू यू अलॉन्ग एक्स प्लस यू अलॉन्ग वाई प्लस यू अलॉन्ग जेड। ठीक है, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जो है एनर्जी जो एसोसिएटेड है उस एनर्जी के बराबर कह सकते हैं आप टोटल एनर्जी का वैल्यू होगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें हियर यू आर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम जानते हैं माइनस ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर यक्स के अलॉन्ग देखोगे तो पोजीशन वेक्टर यक्स के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, तो एफ इंटू डी एक्स हो गया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पे यक्स नॉट से यक्स तक माइनस। अच्छा देखो, कहोगे कि सर इधर तो प्लस लिखा आपने, यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव साइन ऑफ एफ इंटू डी आर के बराबर होगा, और इट विल बी द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम कह सकते हो एक्स नॉट से एक्स तक। वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी वाई, जो कि वाई के अलॉन्ग एसोसिएट होगा, कहाँ से कहाँ तक? वाई नॉट से लेके वाई तक। और वैसे ही अगर जेड के अलॉन्ग देखोगे तो इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी जेड, जेड नॉट से लेकर जेड तक। तो ये क्या रहा? ये है टोटल एनर्जी जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं, सो एफ इज इक्वल्स टू मिल जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो जो एफ एक्स होगा इट विल इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स। अगर हम एफ वाई के अलॉन्ग देखें तो एफ वाई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी वाई। अगर हम जेड के अलॉन्ग देखें तो हमें मिल जाएगा एफ जेड इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी जेड। एक चीज़ यहाँ पे डी यू ना लिख करके हम लोग डेल लिख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे मिलेगा
डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये भी डिफरेंशियल फॉर्म ही होता है, डेल के फॉर्म में भी हम लोग डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि हमने टोटल एनर्जी को डी यू अपॉन डी आर के फॉर्म में लिखा था, इसलिए हमने इसको डेल के फॉर्म में लिख लिया है। अब देखना, एंड टोटल फोर्स बराबर होता है एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। हम जानते हैं, आपने इसको क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जो टोटल फोर्स होता है, अगर कंपोनेंट के फॉर्म में देखें तो टोटल फोर्स कह सकते हो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड के बराबर होगा, ठीक है। सारे का जो वेक्टर सम होगा इट विल इक्वल्स टू द नेट फोर्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो एफ एक्स की जगह पे हम इसका वैल्यू रख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस फॉर्म में होगा इंटू आई कैप, प्लस इसके जगह पे देखो क्या लिख लेते हैं, ये भी माइनस में ही है तो सारे वैल्यूज जो है नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। आप देखोगे तो सभी में u जो है कॉमन मिल जाएगा, u बाहर निकल जाएगा, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस, अच्छा एक काम करते हैं माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, फिर डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है और सभी में से एनर्जी को भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है, इधर बाहर निकाल दिया है पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इस वैल्यू को हम बोलते हैं कर्ल बोलते हैं या डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। कर्ल का मतलब जो क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा को अगर तुम उल्टा बना देते तो एक कर्ल होता है। और एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि इस कर्ल का जो वैल्यू होता है वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप होता है, ठीक है। इस कर्ल की वैल्यू आप चाहे तो कहीं से नोट कर सकते हैं, इस कर्ल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे वैल्यू को अगर हम देखें तो एक कर्ल का फॉर्म है, ठीक है। तो हम चाहे तो इसके जगह कर्ल लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू माइनस कर्ल इंटू यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया कि एफ नेट इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो गया नेगेटिव साइन ऑफ ग्रेडियंट इंटू यू। हमें यही चीज़ प्रूव करना था कि जो टोटल कंजर्वेटिव फोर्स होगा, टोटल कंजर्वेटिव फोर्स विल बी द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और हमने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर लिया है। लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर इरेज करता हूँ। नाउ हमारा अगला टॉपिक है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि जो भी फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस देखो जनरली टू कैरेक्टर शो कर सकते हैं। पहला एक होता है कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होता है, ठीक है। यानी कि जो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस की टू कैटेगरी होती है, पहला कंजर्वेटिव नेचर होता है और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव नेचर। तो सबसे पहला मैं बता दूं आपको कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो इनिशियल या फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो दोज फोर्सेस विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, उन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं आपको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो इनिशियल या फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते, वो बल्कि पाथ पर डिपेंड करते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो अगर सपोज कर लो कि रास्ता अगर कर्व होगा, कर्व नहीं कह सकते, अगर रफ होगा, रास्ता रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर रास्ता स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो आपने देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू जो होता है कंजर्व्ड होता है, यानी कि इसका वैल्यू जीरो होगा।
जो कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होगा ये हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ को हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। इसका देखिए हम प्रूफ कैसे करते हैं। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, हमने वेक्टर के बारे में भी जो है वीडियो बनाया है, कंप्लीट वीडियो बनाया है कि कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो इन सब से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, जिनका लिंक हमारे चैनल के अंदर मिलेगा आपको। अगर आपने ये नहीं देखा है कि कैसे हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जा कर के उसे देख सकते हैं। बड़ा ही क्लियर मैं बताया उसमें कि कैसे दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। खैर अभी आइए देखते हैं यहाँ पे कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का जो वैल्यू है वो 0 होता है। कैसे होता है इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। अभी आपने देखा एज वी नो दैट एफ इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस कर्ल इंटू यू आया था, ठीक है। और हमने कहा था कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। खैर ये तो रहा डेफिनेशन जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन है, और हमने इसको डिराइव भी किया है। देखें तो जो कर्ल की वैल्यू है, कर्ल की वैल्यू देखिए क्या होता है। अभी जस्ट आपने इस चीज़ को लिखा है यहाँ पे कि जो कर्ल की वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने वेक्टर साइन नहीं लगाया, कि जो कर्ल की वैल्यू होती है वो होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हमारे कर्ल की वैल्यू होती है। और आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर होती है, नेगेटिव साइन ऑफ ग्रेडियंट। और कंजर्वेटिव फोर्स बराबर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और सभी के नेगेटिव साइन के बराबर फोर्स का वैल्यू आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए लिखेंगे क्या, नाउ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू, देखिए क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जानते हैं हम डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट मेथड के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तीनों के डायरेक्शन को हमने यहाँ पे लिख लिया आई जे के। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू दिए हुए हैं इनका देखो मैग्नीट्यूड क्या क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और देखो दूसरे वाले का वैल्यू कितना है, माइनस, सब माइनस में वैल्यू है तो माइनस को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्या, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है और जब मैग्नीट्यूड लिए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को हमें इग्नोर करना होगा। तो आइए देखते हैं, इसको रिजॉल्व कर लो, मिल जाएगा आई कैप। आप जानते हैं कि जब भी हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है फॉर्म। हमने अपने वेक्टर वाले वीडियो में इस चीज़ को बताया कि कैसे हम दो वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, आप जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आइए देखते हैं आई कैप, हम क्या करेंगे, इन दोनों को हाइड कर लेंगे और जो टर्म बचे हैं यानी कि डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे क्या बचा, डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे देखो क्या है, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या है, डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको मैं लिख लिया माइनस, फिर जे कैप, और इन सब को हाइड कर लेते हैं और देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, इधर मिल जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे भी डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। प्लस यहाँ पे के कैप है तो के कैप को लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं के कैप, और जो टर्म हाइड करना है देखो इन दोनों को हाइड करना है, तो मिलेगा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे मिलेगा आपको डेल अपॉन डेल वाई, और इधर मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं
और जितना आएगा उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ और इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ। पहले वाले प्रोडक्ट में जो वैल्यू आएगा उसमें से दूसरे वाले प्रोडक्ट के वैल्यू को माइनस करते हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे मिल जाएगा आई कैप, यहाँ पे मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल वाई, यहाँ पे लिखते हैं डेल वाई इंटू डेल जेड, माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो तो डेल स्क्वायर यू, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ठीक है, माइनस फिर देखना यहाँ पे क्या है, जे कैप है, जे कैप लिख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड प्लस फिर होगा के कैप, और अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मिल जाएगा क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब देखोगे कि ये सारे टर्म सेम हैं, ये भी दोनों टर्म सेम हैं और ये भी दोनों टर्म सेम है, तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो गया, इसका वैल्यू जीरो और इसका वैल्यू जीरो, यानी कि हमें मिल गया क्या, जीरो। हमें यही चीज़ प्रूव करना था कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो आज का ये हमारा दो टॉपिक था। पहला टॉपिक हमने बता दिया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर होता है, और दूसरा हमें प्रूव करना था कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जिसको हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। मैं अपने अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा आपके साथ, और अगले वीडियो में मैं इसके आगे वाले पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जैसे ही मैं अपने वीडियो को अपलोड करता हूं आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोस को अपलोड करता हूं, और बीएससी के जो भी टॉपिक वाइज कह सकते हो, जो भी वीडियोस हैं फिजिक्स के रिलेटेड, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन सभी को भी मैं अपलोड करता हूं, और बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज एक लेक्चर में अपलोड करता हूं, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद गाइस।